कमजोरी है। ये लोग पेंशनर की, बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं और उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। करोड़ों में हैं ये लोग, तो ये मोटा रीजन है। दूसरा, लेकिन ये चुनावों को लेकर है। आखिर दिल्ली के चुनावों में कौन सियासत की कुर्सी पर बैठने वाला है, इसके तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बहुमत बीजेपी को दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी, जो कि अभी 63 सीटों के साथ सत्ता में थी, वह एकदम से अब बाहर नज़र आ रही है। लेकिन इसको लेकर सवाल ये उठ जाता है कि अगर बीजेपी, जैसे कि हम लगातार इन लाखों बुजुर्गों पेंशनर्स की बात करते हैं, अगर बीजेपी इनके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, चाहे वो केंद्र से ये चीज़ शुरू हुई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्यान नहीं दे रहे, जब बीजेपी लगातार इलेक्शनों में लगी पड़ी है, कई गारंटियां अन्य लोगों को दे रही है, लेकिन पेंशनर्स के लिए एक शब्द नहीं बोला गया हो, तब ऐसे में बीजेपी आखिर यहाँ पर बहुमत हर जगह क्यों पा रही है? हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, लगातार जितने भी अभी हाल ही चुनाव हुए, सभी में बीजेपी या तो जीती या फिर बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत नज़र आया। लेकिन यही सवाल है कि पूरे देश भर में इतने सारे पेंशनर्स हैं, फिर भी बीजेपी को बड़ी चोट क्यों नहीं पहुंच पा रही? बीजेपी लगातार किस तरीके से सामने आती जा रही है? क्या ये आंदोलन सर देखा जाए एक तरीके से क्या कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है? क्या कहीं ना कहीं उन विकल्पों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा जो पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है? इस समय बीजेपी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी क्यों जीत रही है, ये सवाल अगर मैं थोड़ा घुमा के कहूँ कि बाकी पार्टियां क्यों हार रही हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी कोई अपने गुणों से नहीं जीत रही है, बीजेपी कोई अपने कामों से नहीं जीत रही है, बीजेपी कोई उसने बहुत बढ़िया कर दिया लोगों के लिए इसलिए नहीं जीत रही है। बीजेपी नहीं जीत रही है, बाकी पार्टियां हार रही हैं। जो जीत सकती थी वो हार रही हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ समझ नहीं रही है कि देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनसे भी उम्मीद लगा रहे हैं। आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा चुनाव में हम लोगों ने, पेंशनर ने क्या कहा, हमने एक संदेश दिया पेंशनर ने कि भाई बीजेपी तो हमें दे ही नहीं रही कुछ भी। मोदी को लगातार हम प्रयास कर चुके, पत्र लिख चुके, बीजेपी कुछ देती नहीं, चलो हम कांग्रेस पे ट्राई करते हैं। तो कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा पेंशनर के हित में, और कांग्रेस को ये घमंड था कि पेंशनर तो मुफ्त में उनको वोट कर देंगे, क्योंकि पेंशनर के पास ऑप्शन क्या है? ये चाहते हैं कि हम, जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि भाई हम पेंशनर को कुछ ना दें, और कांग्रेस ये चाहती है कि हम भी पेंशनर को कुछ ना दें, या आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हम भी पेंशनर का कुछ ना करें और बीजेपी के विरोध में हमें वोट पड़ जाए। तो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, ऐसा ये लोग चाहते हैं। अगर इनको वोट चाहिए तो ये दो शब्द कहे ना इनकी टॉप लीडर से, राहुल गांधी जी कहें कि हम ईपीएस पेंशनर्स की बात करते हैं और उसके खिलाफ मोर्चा खोले, वो बनाए, नहीं बनाते। इनको सब पता है, इनके नेताओं को पता है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये नहीं बनाते मुद्दा। केजरीवाल चाहते तो वो मुद्दा बना सकते थे, बहुत अटैक करते हैं मोदी जी पर, तमाम विषयों पर अटैक करते हैं। कभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जुबान से एक शब्द नहीं निकला उनकी जुबान से। तो इनको क्यों वोट मिल जाए? इनको ये चाहते हैं, जैसे मुस्लिम वोट करते हैं, मुस्लिमों को ये डराते हैं, कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, तो ऐसा करके ये उनका वोट ले लेते। लेकिन वो भी जागरूक हो रहा है, वो भी बीजेपी के डर से वोट कांग्रेस और आपको नहीं दे रहा, वो भी अपने मुद्दों के बारे में गंभीर हो गया, अपनी कहते हैं ना कि वो अपने आप को बेहतर कह रहा है कि मेरे को लिए क्या करोगे, वो आ जाएगा उससे मेरा क्या मतलब है, मेरे लिए क्या करोगे। यही जागरूकता हमने पेंशनर में पैदा की। हमने हरियाणा चुनाव के अंदर पेंशनरों को कहा कि भैया, ना तो कांग्रेस तुम्हारी बात कर रही है, ना बीजेपी तुम्हारी बात कर रही है, तो हमारे लिए तो सब है। तो हमने एक असहयोग आंदोलन चलाया, हमने कॉल दी कि भाई नोटा को दबाओ। जब हमने कॉल दी नोटा को दबाओ, तो हमने एक एनालिसिस दिखाई कि नोटा को इतना वोट पड़ गया हरियाणा के अंदर, लाख के करीब वोट पड़ गया, इतना पिछली बार से भी ज्यादा पड़ गया वोट। और वो वोट अगर कांग्रेस को पड़ जाता, समझिए कांग्रेस कई सीटों पे 300, 400, 500, 700 ऐसे वोटों से हारी, अगर वो वोट पड़ जाता कांग्रेस को तो कांग्रेस जीत जाती। तो हम बार बार, कांग्रेस जीत भी जाती तो क्या वो बात उठाती अपने राज्य में? अगर बात उठाती तभी तो जीतती,
देखिए कांग्रेस अगर बात उठाती पेंशनर की तो वो नोटा पे नहीं देते, मैं तो सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करता। क्योंकि बीजेपी तो केंद्र में बैठी हुई है सालों से लगातार। अगर राहुल गांधी कहेंगे कि भाई हाँ EPS 95 के पेंशनर के मुद्दे को हम आगे लीड कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो राहुल गांधी का समर्थन करूंगा और मैं वीडियो बना के कहूंगा कि राहुल गांधी को वोट करो। अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा करता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो उनके समर्थन में वोट करता। लेकिन ना तो ये कह रहे हैं, ना तो मोदी कह रहे हैं। मोदी के चेले चपाटे कुछ कहते हैं ना, कुछ नेता स्वयंभू नेता वो आके कह देते हैं मोदी जी ने कह दिया मंसूर, मोदी की गारंटी आ गई है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा अपने मुंह से कि हम पेंशनर को कुछ देंगे। वो अपने आप ऐसी लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि मनसुख मांडविया ने वो दे दिया है, हमें आश्वासन दे दिया है, हमें निर्मला सीतारमण जी ने आश्वासन दे दिया। मीटिंग कर लेते हैं, गले में गमछा डाल लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और झूठ मूठ का कमिटमेंट कर देते हैं जनता से, जो गायब है। अब गायब इसलिए है कि जनता उनसे सवाल पूछ रही है। आपकी वीडियो के बाद और बहुत सारी वीडियोस के बाद जनता पूछने लग गई कि भाई सवाल तो बड़े वाजिब है। आपने आंदोलन वापस लिया रामलीला ग्राउंड पर और आपने कहा कि भाई श्रम मंत्रालय से हमें आश्वासन मिला है, श्रम मंत्री से आश्वासन मिला है कि भाई पेंशन मिलेगी। मिली क्यों नहीं बजट में? एक शब्द में ही कहा। फिर उन्होंने ग्रांट की बात की तो हमने ग्रांट का भी खुलासा कर दिया, मैंने और आपने वीडियो बनाई थी कि कैसे पिछली साल 10,000 करोड़ मिली थी, उससे पहले 9,000 करोड़ मिली थी, अभी 11,000 करोड़ मिल गई। तो ग्रांट का भी कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रांट भी नॉर्मल थी। तो यानी जो भी ये फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, वो सब क्लियर हो गई। मोटी बात ये है कि बीजेपी क्यों जीतती है, तो बीजेपी का जीतने का पर्पज उसके खुद के गुण नहीं है, कांग्रेस की असफलता है और आम आदमी पार्टी की कमजोरी है। ये लोग पेंशनर की, बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं और उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। करोड़ों में हैं ये लोग, तो ये मोटा रीजन है। दूसरा, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां क्यों पीछे हटती हैं ये इतना बड़ा मुद्दा उठाने से? क्योंकि वोट बैंक भी सीधा सीधा खींचा चला आएगा, बुजुर्गों की दुआएं भी चली आएंगी। लेकिन कैसा डर है ये कि बुजुर्गों की बात ही नहीं उठा सकते? देखिए इनके पास जो सलाहकार होते हैं ना, ये नेता जमीनी नेता नहीं होते मोस्टली। क्योंकि एक बार जैसे मोदी जी भी जमीन पे अब ज़्यादा नहीं, पहले थे जमीन पे थे लेकिन अब ज़्यादा नहीं जमीन पे आ सकते। केजरीवाल जी भी भाई आते हैं कहीं तो कहीं कुछ कोई पूछता है, कुछ पूछता है, तो जमीन का इनको ग्राउंड की सिचुएशन पता नहीं है। इनको जो इनके सलाहकार हैं वही इनको आइडिया देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो जैसे ही राहुल गांधी के भी सलाहकार देते हैं, इनके सलाहकार है उनको गलत सलाह देते हैं। ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, जाति का मुद्दा उठाएंगे, धर्म का मुद्दा उठाएंगे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन पेंशन का मुद्दा नहीं उठाएंगे। और पेंशन का मुद्दा अगर उठाएंगे तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, बुजुर्गों का वोट मिलेगा। और बुजुर्ग इतना वो सजग है कि वो वोट करने जरूर जाता है। जवान बच्चे तो कहते हैं चलो पिकनिक घूमने चल रहे हैं, क्या करेंगे वोट देके? उनको तो पता ही नहीं है कौन पार्टी, क्या पार्टी, कैसी पार्टी, क्या देश, कुछ कोई भी। लेकिन हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन बड़ा जागरूक होता है। वो कहते हैं कि टेक टेक के, लाठी टेक टेक के, छड़ी टेक टेक के जाएगा लेकिन अपना वोट दे के जाएगा। तो उसको हमने क्या कहा, हमने कहा हरियाणा में भी नोटा पे दबाया हमने बटन, हमने महाराष्ट्र में भी नोटा की अपील की तो वहाँ भी नोटा पे पड़ा, और दिल्ली में भी हमने कहा, हमने 30 कैंडिडेट उतारे, उसमें से 10 के पर्चे निरस्त कर दिए। वही मेरा सवाल था कि क्या दिल्ली में भी यही नोटा वाला खेल चलेगा? हाँ, दिल्ली में नोटा वाला खेल चलेगा। हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 15 कैंडिडेट हमने उतारे। उन्होंने अपने माँ बाप की कसम खाई कि हम पेंशनर का काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सारी पार्टियों में हलचल मच गई, धीरे धीरे ये संख्या 30 तक पहुँच गई। 30 कैंडिडेट हमारे हो गए। वो अलग अलग पार्टियों के थे, निर्दलीय थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम EPS 95 का पेंशन का मुद्दा उठाएंगे। धीरे धीरे ये मुहिम चलने लगी, लाखों में वीडियोस देखने लगे लोग कहने लगे कि हम इन्हीं को वोट देंगे। अननोन लोग, जिनका कोई ज्यादा नाम नहीं है, ऐसे लोग आए और उनको लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया। तो इन पार्टियों के कान खड़े हो गए। सब लोगों को बुजुर्गों ने अर्ज से फर्श तक पहुंचा। हाँ, जब ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इनका पूरी मशीनरी तो होती है। इन्होंने 10 तो पर्चे ही निरस्त करा दिए, उनमें से 30 में से 10 के पर्चे निरस्त करा दिए। 5 लोगों को बिठा दिया। मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी नगर में कैंडिडेट था एक, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने उसे बुलाया और वो लड़ रहा था पेंशनर के लिए, और उसने शपथ भी खाई थी हमारे वीडियो में आके कि मैं माँ बाप की शपथ खाता हूँ, मैं पेंशनर का मुद्दा उठाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने उसे बहलाया फुसलाया और उसको कहा कि तू मेरे साथ आ जा, तू लक्ष्मी नगर में नाराज है तो मेरी विधानसभा में आ जा, नई दिल्ली विधानसभा में आ जा। उसको साथ लेके अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में घुमाया उसको, और घुमा के उसको कोई पद दे दिया होगा। तो सॉफ्ट गुंडागर्दी हो गई, सॉफ्ट वाली। हाँ, सॉफ्ट वाली। लेकिन 5 कैंडिडेट ऐसे भी तोड़ लिए। टोटल 15 कैंडिडेट हमारे चुनाव में उतरे हैं।
जिन्होंने मतलब वो हैं तो अलग अलग पार्टी के, लेकिन जिन्होंने हमारे मुद्दे को समर्थन किया है। और बाकी 55 सीटों पे हमने नोटा की कॉल दी है कि भाई नोटा को दबाओ। तो इस बार भी वही हालात होने हैं। अगर ये बीजेपी जीतती है तो आम आदमी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह नोटा होगी, सबसे बड़ी वजह आम आदमी ये कैंडिडेट होंगे, क्योंकि और सबसे बड़ी वजह पेंशनर होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो बुजुर्गों के साथ छल किया, वृद्धा पेंशन के साथ छल किया, वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। 80,000 फॉर्म खोले और 3 दिन में ही बंद कर दिए। तो लोग बेचारे परेशान थे, फॉर्म भर नहीं पाए, टैक्स सेवी नहीं थे इतना। आपसे मेरे वीडियो में शायद बात हुई थी, ये बात हुई थी, खोले एकदम तुरंत बंद कर दिए, 3 दिन में बंद कर दिए। और एक विधानसभा में 1100 फॉर्म, अरे फॉर्म तो भरने देते कम से कम, वो भी इन्होंने कर दिया। अब जैसा कि हम लोग कह ही रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं, तो पहले ही हमने कहा कि अब राजनीतिक विकल्प हमें बनना पड़ेगा। ये पार्टी हमारी सुन नहीं रही है शर्मा जी। ये कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, ये हमें कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड ले रही हैं कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है, बुड्ढे हैं, ये क्या करेंगे, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, इनकी क्या ही वैल्यू है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अपना विकल्प बनाएंगे। 1000 लोगों का मैंने कहा था, और आपकी वीडियो जाने के बाद और 1-2 वीडियो भी काफी रिप्लाई किया। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मेरे पास 200 लोग हैं, मैं 200 मेंबर मैं बनाऊंगा। एक ने कहा मैं 250 मेंबर बनाऊंगा। तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार 1000 तो बहुत छोटे लोग हैं। अगर मैं फाउंडर मेंबर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाउंडर मेंबर क्या कि हम एक प्रोग्राम करेंगे जंतर मंतर पर, तो वो फाउंडर मेंबर और पार्टी की स्थापना करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस होगा ये सब 1000 लोग मिलकर बियर करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो गए, लेकिन अभी मैंने मना किया है कि मैं अभी अकाउंट नंबर शेयर नहीं करूँगा। बहुत लोगों के पास है पुराना अकाउंट, लेकिन वो नहीं, अब मैं जो भी नया शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं पहले मैं अपनी ऐप लॉन्च कर दूं, ऐप लॉन्च करने के बाद प्रॉपरली उसमें डाटा कलेक्शन हो जाए लोगों का, और बड़े स्तर पर पेंशनर का मुद्दा उठाएं, इसको आंदोलन बनाएं, इसको राजनीतिक आंदोलन बनाएं। और पेंशन के मुद्दे पर ही हम पूरे देश में जगह जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बिहार हो, आने वाला बिहार का इलेक्शन है, सब जगह पेंशनर्स को खड़ा करें, उनकी लीडरशिप को खड़ा करें और सबका रायता बिखेर दें, सबका खेल बिगाड़ दें। क्योंकि अपना खेल तो बना लेंगे हम। अगर हमारी बात नहीं तो तुम भी कहीं नहीं। हाँ, हम क्यों सगे हो जाएं कांग्रेस के, हम क्यों सगे हो जाएं बीजेपी के? विकल्प बने, हम खुद के लिए आवाज उठाएं, हम खुद के लिए आवाज उठाएं। भाई जो हमारी बात करेगा, अगर तुम हमारी बात नहीं कर रहे हो तो हमारी वोट की एक्सपेक्टेशंस कैसे करते हो? बहुत सारे आ जाते हैं कमेंट में, आपके कमेंट में भी आ जाएंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देते हो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। अरे हमें कांग्रेस जिताने से क्या मतलब है? तुम कांग्रेस से कहलवा दो कि पेंशन दे देगी, पेंशन बढ़ा के दे देगी, जिता देंगे। अगर हम, फिर हमारी नालायकी है अगर राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि जैसे वो संविधान की पॉकेट को जेब में लेके घूमते हैं, जैसे संविधान की कॉपी लेके जेब में घूमते हैं, वो मुद्दा उनका जैसे जातिगत जनगणना की बात वो करते हैं मुखर होके, ऐसे मुखर होके पेंशनर की बात करें। सबसे पहले हम झंडा उठाएंगे। हमारे सब इसी देश की पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप इसी देश के लोग हैं, इसी देश के हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे ना, व्यक्ति और पार्टी के आधार पे। हम कोई जन्मजात गुलाम तो है नहीं। पेंशनर को बड़ी मुश्किल से गुलामी से निकाला है हमने। पेंशनर में भी बहुत सारे लोग कांग्रेसी थे, बहुत सारे लोग बीजेपी के थे, बड़ी मुश्किल से उनको न्यूट्रल किया है। वो लगे हुए थे कि जो भी हमारी पार्टी करेगी सही करेगी, मतलब सही करेगी, हमारा ही देगा। बने हुए थे। अभी भी है यहाँ पे, अभी कहते हैं, हाँ अभी भी कहते हैं कि भाई हमारे कोई दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं, मोदी जी इतने महान है, तो दे क्यों नहीं रहे भाई? मोदी जी दे सकते हैं, चुनाव जीते जा रहे हैं, सरकार बनाए जा रहे हैं, कहते हैं राहुल गांधी दे सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी आवाज ही उठा दे कम से कम। चलो विपक्ष में वो तो नहीं दे सकते, तो कम से कम मुखर हो के आवाज। एक बार संसद में अगर बोल भी दें, हाँ, तो कितनी हाइलाइट्स बन जाएंगी? बहुत सारे एमपी बोलते हैं संसद में, मैं बताऊं, एनसीपी के लीडर बोलते हैं, सुप्रिया सुले ने बोला, बहुत सारे लोग बोलते हैं ईपीएस मुद्दे पे, 100 के करीब एमपीज ने बोला, लेकिन टॉप लीडरशिप नहीं बोलती ना। और वो भी एमपीज कब बोलते हैं? 0 आवर, शून्यकाल, प्रश्नकाल के अंदर, और कोई नहीं बैठा होता, सब लोग खाली होती है, वो एक व्यक्ति खड़ा होता है एमपी, ना उसे कोई सुन रहा है, कोई अध्यक्ष भी जो है वो दूसरा ही व्यक्ति आगे बैठ जाता है। उस समय सब लोग बाहर होते हैं, एमपी घूम रहे होते हैं, और वो बेचारा दर्ज करते हैं सिर्फ कि हमने हाँ संसद में आपकी, सदन में आपकी बात उठा दी, इसलिए बस वह उठ जाती है। एक मुद्दा बने, कोई बिल आए, कोई विरोध हो, उस पर वोटिंग हो, कुछ तो हो जिसमें सैकड़ों एमपीज लगे। एक एमपी बोल रहा है और बस बोल देने से क्या हो जाता है? संसद में भी बोल दिया, मैं कह रहा हूँ बोल दिया बस दर्ज हो गया। तो दर्ज तो है मुद्दा, सरकार को भी पता है मुद्दा, लेकिन उसको मुद्दा बनाना, जनता का मुद्दा बनाना, मेन स्ट्रीम में लाना, वो बड़ी मुहिम। हाँ वो बड़ी मुहिम, खाना पूरी कर, सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, बस कुछ देर के लिए मन बहला दिया, लेकिन काम कुछ नहीं। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ, दिल बहलाने के लिए गाले ख्याल अच्छा है, इसलिए इन सारी पार्टियों को वोट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, आप जीते, हमारे ठेंगे से
हमारे क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं बोलता मैं अब, हमारी अपनी ऐसी तैसी मरा है, कोई जीते, जो हमारी बात करेगा वही अब दिल्ली पर राज करेगा, वरना जिसके हाथ में बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा। कांग्रेस के हाथ में भी माल लगा है ना, ऐसी बात नहीं है। जब नोटा में 1% से ज्यादा वोट पड़ा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ ना अभी, हाँ, तो कांग्रेस और समर्थित दल उनको मिल गया, बीजेपी हार गई। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारी वजह से, पेंशनर की वजह से बीजेपी जीतती है, बीजेपी हार भी जाती है। छत्तीसगढ़ में अगर 1.5% के करीब वोट मिला, और मेरी अपील थी नोटा के लिए, 1.5% वोट बहुत होता है नोटा पे, 1% से 1 पॉइंट समथिंग था, तो इतना कभी नहीं पड़ा छत्तीसगढ़ में इतना नोटा पे वोट। यानी वो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, लाखों में था वो वोट। अगर वो वोट मिल जाता बीजेपी को, तो बीजेपी नहीं वहाँ सरकार में बैठ जाती, कहाँ बैठी। तो बीजेपी हार भी रही है, कांग्रेस भी हार रही है, हम तो सबको हरा रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली में नोटा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ जाए तो ये बुजुर्गों की ताकत होगी कि ना तो आम आदमी पार्टी सत्ता में, ना बीजेपी, अधर में लड़े जाएंगे सब। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी तो ये भगवान से, और जो आप अपने इष्ट मानते हैं, कोई अल्लाह मानता है, कोई भगवान मानता है, मैं तो उनसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हो जाए त्रिशंकु दिल्ली के अंदर, सब लिपट जाएं, सब अटक जाएं, निपट जाए और लिपट जाएं, नाश हो जाए इनका, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दे रहा हमको। फंस जाएं, लड़ कट के ये खत्म हो जाएं आपस में ही, क्योंकि पेंशनर खुद आएंगे। अब बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है, मैं तो कहता हूँ अपने घर में भी हम सबसे पहले खाना बुजुर्गों को देते हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान उनका करते हैं। और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको निपटा देना चाहिए। और पेंशनर के नेता तो एक झटके में निपटा दिए। शर्मा जी, आपकी वीडियो के बाद तो ऐसे भागा है पेंशनर का नेता, जो पेंशनर के छुटवाइये नेता थे, एक नहीं कई सारे नेता हैं, अलग अलग संगठन चला रहे हैं, किसी एक पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है, जिन्होंने बड़ा पैसा, नेताओं का समूह, हाँ, नेताओं का समूह है, कोई किसी पार्टी का समूह है, कोई किसी पार्टी का। ये असल में कोई न्यूट्रल अभी संगठन था नहीं पेंशनर का, कोई कांग्रेस समर्थित था, कोई बीजेपी समर्थित था, ऐसे संगठन चला रहे, एक वोट बैंक छीनने के लिए सब पार्टियों ने अपने अपने चमचे बना रखे थे और वो संगठन के नाम पे चला रहे हैं, हम बहुत बड़े नेता हो गए। ये नेता नहीं, कोई एंटी कांग्रेस है, कोई एंटी बीजेपी है, इस तरह का है, लेकिन कोई प्रो पेंशनर नहीं है। पहली बात हम कह रहे हैं कि प्रो पेंशनर, हम पेंशनर की बात कर रहे हैं, हमें कोई पार्टी से लगाव नहीं है, बीजेपी कांग्रेस सब जो चाहे जो करे, कोई जीते कोई हारे, हमारी बला से। हम तो वही कह रहे हैं, जो पेंशनर की बात करेगा उसी को हम अपना वोट करेंगे, और कोई नहीं कर रहा तो हम खुद अपना विकल्प बनेंगे, ये मोटी बात है। कुछ कहना आपको? तो देखिए वही है कि अगर कोई हमारी बात नहीं कर रहा, खुद ही अपने आप का विकल्प बनाए, अपनी लड़ाई खुद लड़ें, यही तो आपने जैसे अभी कहा। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि जो जितने भी नेताओं का समूह है, कोई बीजेपी से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है, कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्गों को अलग अलग स्प्लिट कर रहे हैं, तो कहीं इनका ये मकसद तो नहीं कि इनकी ताकत तोड़ी जाए? बिल्कुल, ये तो सभी का मकसद होता है। ये क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत कि भाई पेंशनर पेंशन के मुद्दे पे एकजुट हो जाएं। ये चाहते हैं कि पेंशनर पेंशन के मुद्दे पे एकजुट ना हो, वो धर्म के मुद्दे पे एकजुट हो जाए, वो जाति के मुद्दे पे एकजुट हो जाए, वो कांग्रेसी बन जाए, वो बीजेपी वाला बन जाए, वो आपिया बन जाए, फिर आपस में लड़ के ही अपना जो मेन फोकस है वो भूल जाए। हाँ, वोट जब देने जाए तो वो ये देने जाए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं दलित हूँ, वो इस तरह से वोट देने जाए। जब वो पेंशनर सोच के वोट देने जाएगा तो उसकी सारी आइडेंटिटीज हट जाएंगी। जब वो वोट करेगा तो पेंशनर के नाम पे करेगा, और जब पेंशनर के नाम पे करेगा तो पेंशन का मुद्दा बन जाएगा। और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आराम से दी जा सकती है पेंशन, और नहीं दी जा सकती है छीन के लेंगे। कहते हैं ना, छीन के लेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे पेंशन, क्योंकि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हक अगर छीनना ही पड़े तो क्या दिक्कत है? हाँ, सत्ता छीनेंगे ना फिर इनसे, सत्ता छीन लेंगे इनसे। कुछ लोग कहते हैं मोदी को टक्कर कैसे दोगे? मैंने कहा यार ऐसे ही देंगे टक्कर। 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे तो 1000 आदमी, और 1000 आदमी, एक आदमी का, मेरे को किसी ने बताया था कि एक आदमी 100 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो 1000 आदमी अगर हमारे पास होंगे तो सीधा सीधा 1 लाख परिवारों को प्रभावित करेंगे हम। और अगर ज़्यादा हो गए 1000 से, तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहते हैं, जब आगाज इतना अच्छा है तो अंदाज, और कहते हैं ना वो सब कुछ ज़बरदस्ती होगा। अगर कोई भी पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां 1000 लोगों के साथ शुरू नहीं कर पाती हैं, लोग पार्टियां बना लेते हैं 2-2, 4-4 आदमी लेके। मैं तो तभी शुरू करूंगा जब 1000 मेरे पास, कहते हैं ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस भाव में हम लोग जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी आप UIP न्यूज़ देखते हैं, वो भैया इनको सब्सक्राइब करिए, इनका मनोबल बढ़ाइए। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं भी अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। और जो भी ऐसे चैनल हैं जो सत्य दिखाते हैं, सच आवाज़ उठाते हैं, उन सबको समर्थन करिए, सपोर्ट करिए। और
आप ये बुजुर्ग है ना, ये जवाब नहीं देते हैं। हाँ। जवाब देना शुरू करें। बिल्कुल, हमें जवाब चाहिए, हमारे चैनल पे रिस्पांस चाहिए हाँ, कि आप response चाहिए। जवाब दें कि आप अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, हाँ या ना हम में सड़कों पर आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, सड़कों पे आएंगे। यानी सत्ता अब अपने हाथ में लेने वाली बात अब यहाँ पे आ गई है। हाँ, पेंशनर में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं बुजुर्ग हूँ। मैं उनको कहता हूँ जो बुजुर्ग हैं, वो उनके घर में और लोग तो होंगे, उनको जोड़िए भाई। वो इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, अपने बेटे को बोल सकते हैं, कोई और यंग हो 60 एक साल, बुजुर्ग के कहने पर पूरा परिवार आ सकता है। पूरा परिवार आ सकता है। तो आप कैसे कमजोर हो? आप खुद 1-5 के बराबर हैं। हाँ, 5 के बराबर हैं आप। और कोई यंग है 60 साल का है तो मैं तो 60 साल वाले को बुड्ढा नहीं मानता। मैं खुद 50 का होने वाला हूँ, 2 साल अभी डिफरेंस है, 50 का हो जाऊंगा। मैं अपने आप को बुड्ढा नहीं मानता। 60 पे कोई बुड्ढा नहीं होता। बहुत सारे पेंशनर बड़े फिट हैं, वो जो फिट हैं वही तो आगे आएंगे, उन्हीं को वही हिट है और उन्हीं को बुलाना है। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, स्वास्थ्य भी है और थोड़ा उनके पास अगर समय भी है तो जरूर वो लोग सहयोग करें। और ऐसे लोग कहते हैं ना 60, मोदी जी 75 पे भाग रहे हैं दनादन, हम 60 पे नहीं भाग सकते, काहे के बुड्ढे हैं हम। ये दिमाग से होता है। अगर आपका शरीर ठीक है तो आइए, समर्थन दीजिए, शक्ति दीजिए और लग जाइए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 महीने में बिल्कुल। फिर से। तो ये समर्थन किसी पार्टी के लिए नहीं, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनके हक के लिए है, खुद के लिए ही अब उनको जो है सड़कों पर आना पड़ेगा। सत्ता की बात जहाँ तक सर ने करी, अब जो हमारी बारी है अभी सत्ता लेने की, और लगातार यूआईपी न्यूज़ जो है PS 95 पेंशनर्स जो हैं उनकी आवाज़ लगातार उठा रहा है और लगातार ऐसे ही हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप हमारे से सहमत हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।